Now, this mass per unit length into length is this dm. मैं इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. dm रो नॉट की जगह यह एक्सप्रेशन रो नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू dx. This is the dm. Now, in order to determine total mass डिटरमाइन करने के लिए मैं कहता हूं इंटीग्रल dm इज टोटल मास. इंटीग्रल ऑफ रो नॉट अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx. अब हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो रो नॉट एक कांस्टेंट है, एल स्क्वायर कांस्टेंट है. इसे इंटीग्रल साइन के बाहर ले जाएंगे. यहां इंटीग्रल साइन के बाहर दिखने लगेगा. और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करते समय इंटीग्रेशन के साथ हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखनी चाहिए कि हमें कहां से कहां तक एडिशन करना है. हम x को इंटीग्रेट कर रहे हैं, dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं, x स्क्वायर dx को. तो x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है. हम जो सबसे पहला डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे वह x इक्वल टू 0 पर लेंगे और जो सबसे आखिरी डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे वह x इक्वल टू l पर लेंगे. तो हमारी लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की है 0 और हमारी अपर लिमिट है इंटीग्रेशन की l. अब x स्क्वायर dx का इंटीग्रल, इसे करने के लिए मैं यह जो फॉर्मूला लिखा हुआ है x टू द पावर n dx, यह फॉर्मूला लगा देता हूं और इधर लिख देता हूं रो नॉट अपॉन एल स्क्वायर और इधर एक्स क्यूब अपॉन 3 और यह 0 टू एल. इंटीग्रेट करने के बाद मैं जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है इस तरह से डबल बार लगा के पीछे लिख देता हूं. अब मैं लिमिट्स अप्लाई करता हूं. लिमिट्स अप्लाई करना मतलब इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आया है इसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस द लोअर लिमिट. इस तरह से रो नॉट अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3. एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारा मास आ जाएगा रो नॉट एल बाय 3. जो हमने नॉन यूनिफॉर्म रॉड ली है उसका मास है रो नॉट एल बाय 3. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. अब इस प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट जो है जिसमें हमने पूछा है इट्स अ सेंटर ऑफ मास. इसका सेंटर ऑफ मास लिखने के लिए वंस अगेन जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमने जो लिख रखा है इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम. एक्स डीएम, डीएम की जगह पर यह और इसमें x मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ रो नॉट अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब डीएक्स होल अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम पहले ही हमने निकाल रखा है. इट्स रो नॉट एल अपॉन 3. इंटीग्रल ऑफ डीएम इस टोटल मास, ये हमने पहले निकाल दिया रो नॉट एल बाय 3. वह ऐसे कैसे सब्स्टिट्यूट कर दिया. इस तरह से हमारे पास यह एक्सप्रेशन बन गया. रो नॉट जो कि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर के रो नॉट से कैंसिल हो जाएगा. एल स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर के एल से कैंसिल हो जाएगा. और अब जो अंदर बचा हुआ दिखेगा इंटीग्रल साइन के बाहर, ये जो डिनोमिनेटर का 3 है जो ऊपर चला गया, रो नॉट कैंसिल, एल कैंसिल, डिनोमिनेटर में एक एल, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स. और इस बार वंस अगेन एक्स की जो लिमिट्स रखूंगा मैं वह 0 टू एल. इन दिस मैनर I will write x coordinate of center of mass is
3/L तो ऐसा कैसे ही, x³ dx इसका इंटीग्रल करना है। वंस अगेन फॉर्मूला लगा के x⁴/4 फ्रॉम 0 to L, और 3/L L⁴/4 minus 0⁴/4, and it comes out to be, सॉरी इधर L³ लिखना है मुझको, L³ here also L³, and finally x coordinate of center of mass comes out to be 3L/4. This is the x coordinate of center of mass of this non-uniform linear continuous mass system. बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए। इस जगह पर मैंने प्रॉब्लम का पार्ट 1 करा है, और इस जगह पर मैंने प्रॉब्लम का पार्ट 2 करा है। पहले मैंने उसका मास डिटरमाइन करा, और फिर मैंने उसका सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करा। मास डिटरमाइन करने के लिए डीएम लिखा, और इंटीग्रल डीएम को टोटल मास लिख दिया। उसको सॉल्व करने का तरीका है कि स्टेप देखें। फिर एक्स कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास के लिए जो मैंने फॉर्मूला अभी भी लिखा है उसी को अप्लाई करा। उसको अप्लाई कैसे करा, सॉल्व कैसे करा, इस बात को बड़े ध्यान से देखिए और समझिए। नोट इट डाउन थॉरोली। इसके बाद मैं समझाऊंगा प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। इसलिए यह L³ इस स्टेप में इधर L³ आ रहा, इधर L² × L, इधर L³ आएगा, और फिर आगे ठीक है। ध्यान से देखो, लीनियर कंटिन्यूअस मास सिस्टम समझने के बाद नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम। देखिए अभी तक आते आते थोड़ा एक आइडिया डेवलप होते जाना चाहिए, और यह भी समझ में आना चाहिए कि डेफिनेटली द कंसेप्ट वुड बी एनालॉगस, द इक्वेशंस वुड बी एनालॉगस। सबसे पहले तो मैं प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम ड्रॉ करता हूं। किसी भी तरह का हो सकता है वह, मैं एक रैंडम तरीके से भी ड्रॉ करता हूं। प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम, like this is XY plane, and we have got a mass distributed on this XY plane. यह कोई XY plane है, और इस XY plane पर यह mass distributed है। Now since the mass is distributed on XY plane, hence it's a planar mass system, and it's continuously distributed on XY plane. Hence it's a planar continuous mass system. इसका हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है, और सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशंस लिखनी। एक बात पक्का है, सेंटर ऑफ मास भी XY प्लेन पर ही कहीं लाया करेगा, और उस सेंटर ऑफ मास का हमें x कोऑर्डिनेट भी डिटरमाइन करना होगा, और y कोऑर्डिनेट भी डिटरमाइन करना होगा। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को हम सेपरेटली दो अलग अलग इक्वेशन से डिटरमाइन करेंगे। कंसेप्ट वही रहेगा। x कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने के लिए हम y एक्सिस को रेफरेंस एक्सिस लेंगे, और y एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट डिटरमाइन करेंगे, और उसे फिर हम पॉइंट मास के मोमेंट से इक्वेट करेंगे। एंड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन x कोऑर्डिनेट, in order to determine y coordinate, we will take x axis as the reference axis, and we will determine moment about x axis. मैं इक्वेशन लिखता हूं, और x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमें जब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए
रेफरेंस इज वाई एक्सिस। अब हम करते क्या है, हम डिफरेंशियल मास लेते हैं। डिफरेंशियल मास लेने का तरीका क्या होता है, वी विल चूज डिफरेंशियल मास पैरेलल टू वाई एक्सिस। हम वाई एक्सिस के पैरेलल इस तरह से यहां हमने डिफरेंशियल मास ले ली। दिस एलिमेंट, दिस डिफरेंशियल एलिमेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसकी वाई एक्सिस से जो दूरी है दैट इज इक्वल टू एक्स, और इसकी जो विड्थ है दैट इज इक्वल टू dx। इसका जो मास है that is dm. Now, what we do? For this differential mass, this dm is a differential mass of this differential element, we take its moment about y-axis. हम इसका y-axis के about moment लेते हैं। Its moment about y-axis would be dm into x. dm is its mass and x is its distance. Mass into distance is moment of this differential mass. Now we determine total moment. Total moment determine करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे। This is the total moment of this mass about y-axis. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे मास सिस्टम को एक पॉइंट मास बनाएंगे। इस पूरे के पूरे मास सिस्टम को एक पॉइंट मास यदि हम बनाते हैं और उसको कहीं इधर रखते हैं, तो उस पॉइंट मास का टोटल मास होएगा इंटीग्रल डीएम, और इस टोटल मास को हमने किसी एक्स कोऑर्डिनेट पर रख दिया, तो उस पॉइंट मास का जो कि एक्स कोऑर्डिनेट पर रखा हुआ है उसका मोमेंट होएगा इंटीग्रल डीएम इंटू एक्स। अब पूरे मास सिस्टम का वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट और पॉइंट मास का वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट, यदि यह दोनों बराबर हो जाते हैं, if the moment of mass system is equal to the moment of point mass, this would be termed as center of mass. In the similar manner, I will determine y coordinate of center of mass. इस तरह से for y coordinate of center of mass, reference is x एक्सेस। अब हम रेफरेंस x एक्सेस लेंगे। x एक्सेस को रेफरेंस लेकर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डिफरेंशियल मास चूज करना होगा। डिफरेंशियल मास कैसे चूज करेंगे, इस बार हम डिफरेंशियल मास x एक्सेस के पैरेलल लेंगे। इस तरह से हम एक दूसरी इक्वेशन बना रहे हैं और दूसरी इक्वेशन के द्वारा हम सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी इक्वेशन को बनाने के लिए और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए अब हमें डिफरेंशियल मास को चूज करने का तरीका भी बदलना होगा। अब हमने जो डिफरेंशियल मास चूज करना है, इट शुड बी पैरेलल टू x एक्सिस। अब हम इस तरह से एक डिफरेंशियल मास चूज करेंगे। नाउ दिस डिफरेंशियल मास इज पैरेलल टू x एक्सिस। इसकी y एक्सिस से जो दूरी है दिस, इसकी x एक्सिस से जो दूरी है दैट इज इक्वल टू y, और इसकी जो विड्थ है दिस विड्थ इज dy, इसका मास dm है। इस तरीके से हमने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया। अब हम क्या कहते हैं, ये जो डिफरेंशियल मास dm है, व्हाट इज इट्स मोमेंट अबाउट x एक्सिस। इट्स
moment about x-axis is dm into y. dm into y is its moment about x-axis. Now what is its total moment about x-axis? In order to determine total moment, I integrate it. This is total moment of mass system about x-axis. अब हम क्या करेंगे, हम इसे वंस अगेन एक पॉइंट मास बनाएंगे, और पॉइंट मास यदि हमने इसे बनाया तो उस पॉइंट मास का मास होगा इंटीग्रल डीएम, और इसे हम किसी y कोऑर्डिनेट पर रखेंगे, किसी पॉइंट पर रखेंगे जिसका कुछ y कोऑर्डिनेट है, तो उस पॉइंट मास का x एक्सिस के अबाउट अब जो मोमेंट बनेगा दैट इज इट्स मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, that is equal to y, mass into y, this is moment about x-axis. Now if the moment of point mass is equal to moment of mass system, in that case this would be termed as center of mass. इस तरीके से हमने y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए इक्वेशन लिख दी, और अब हम फाइनली x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख देते हैं. इट्स इंटीग्रल ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm. इसे डिनोमिनेटर में ले आऊं और इधर भी dm को डिनोमिनेटर में ले आऊं. इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर टाइप की ही बनी है. इंटीग्रल x dm को मैं लिखूंगा टोटल मोमेंट ऑफ मास अबाउट y एक्सिस अपॉन टोटल मास. इंटीग्रल वाईडीएम को मैं लिखता हूं टोटल मोमेंट ऑफ मास अबाउट एक्स एक्सिस अपॉन टोटल मास. इस तरीके से हम प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट और सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट दोनों के लिए इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे. दे आर सिमिलर और एनालॉगस इक्वेशन. अब देखिए ये दोनों इक्वेशन एक तरफ है. जनरली हमें किसी भी प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम जो हमें दिया जाता है उसके लिए दोनों इक्वेशन अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती. हम बड़े सोच समझकर जनरली एक इक्वेशन अप्लाई करते हैं और एक इक्वेशन अप्लाई करके ही सेंटर ऑफ मास निकालते हैं. कैसे हम निकालते हो मैं समझाऊंगा. सबसे पहले आप इस चीज को लिखो. मैं अलग अलग तरह के प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम अभी दिखाऊंगा और उनके लिए सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने का तरीका बताऊंगा. इसे नोट डाउन. नाउ लेट्स कंटिन्यू अबाउट प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम. अब मैं प्लेनर कंटिन्यूअस मास सिस्टम के अलग अलग केसेस बताता हूं और इन अलग अलग केसेस के लिए किस तरह से सेंटर ऑफ मास को सोचा जाए, किस तरह से देखा जाए, यह बात समझाता हूं. देखिए, इफ वी हैव गॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर लेमिना, यूनिफॉर्म सर्कल, यह एक यूनिफॉर्म सर्कल है. फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कल वी यूज टू से वी कुड ऑलवेज आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ सिमेट्री. हम एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं. इस सर्कल का सेंटर है, दिस इज द पॉइंट ऑफ सिमेट्री.
center is point of symmetry. Now, what do you mean by point of symmetry? Point of symmetry means a point around which or about which mass is distributed uniformly. एक ऐसा पॉइंट जिसके चारों तरफ मास बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड हो, यह सेंटर इस केस में पॉइंट ऑफ सिमेट्री है। और यदि हमने पॉइंट ऑफ सिमेट्री ढूंढ लिया, यदि हमने पॉइंट ऑफ सिमेट्री समझ लिया, तो वही पॉइंट ऑफ सिमेट्री ही सेंटर ऑफ मास होता है। एक यूनिफॉर्म सर्कल के लिए हमें सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई इक्वेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम कहेंगे इसका ही सेंटर ऑफ मास होगा। इसी तरह से इफ वी डिस्कस अबाउट स्क्वायर लेमिना, स्क्वायर लेमिना यह एक स्क्वायर है, स्क्वायर शीट है, अ यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट। दिस इज अ यूनिफॉर्म स्क्वायर शीट। हम कहते हैं इसका सेंटर ऑफ मास भी डिटरमाइन करने के लिए हमें कोई फॉर्मूला, कोई इक्वेशन लगाने की आवश्यकता नहीं। ऑल्दो इस बार हमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री तो नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, इस स्क्वायर का भी सेंटर है, मगर वह सेंटर पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं कहलाएगा। पॉइंट ऑफ सिमेट्री वह पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ मास यूनिफॉर्मली फैला हुआ हो। सर्कल के लिए उसका सेंटर पॉइंट ऑफ सिमेट्री है, मगर इस स्क्वायर के लिए इसका सेंटर पॉइंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। मगर फिर भी हम सेंटर ऑफ मास उस सेंटर को कहेंगे। कैसे कहेंगे, इस लॉजिक को समझो। हम कहेंगे फॉर दिस स्क्वायर वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड, वी कैन ऑलवेज ड्रॉ एक्सेस ऑफ सिमेट्री। हम इसके सेंटर से पास होती हुई यह एक्सेस, इसे हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। This is the axis of symmetry. Now what do you mean by axis of symmetry? Axis of symmetry means that axis जिसके दोनों तरफ mass uniformly और symmetrically distributed है। एक्सेस के इस तरफ मास और एक्सेस के इस तरफ मास बिल्कुल बराबरी से फैला हुआ, हम कहेंगे दिस इज द एक्सेस ऑफ सिमेट्री। नाउ इफ वी कुड आइडेंटिफाई द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, then we'll say that center of mass will definitely lie on that axis of symmetry. Center of mass इसी axis of symmetry पर कहीं ना कहीं होगा। इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर वो यहां पर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, मगर होगा इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब क्या सिर्फ यही एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम ढूंढ सकते हैं? नहीं, एक और इसी तरह की एक्सिस ढूंढी जा सकती है। हम कहते हैं इस स्क्वायर लेमिना पर हम इस तरह से भी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। यह भी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इस एक्सिस के ऊपर और इस एक्सिस के नीचे मास सिमेट्रिकली फैला हुआ है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हेंस आई विल से सेंटर ऑफ मास शुड लाई ऑन दिस एक्सिस एज वेल। अब हम कहते हैं सिंस दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसलिए सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पर होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसलिए सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पर भी होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पर भी हो और सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पर भी हो। इन दोनों एक्सिस के साथ कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही है। देयर इज ओनली वन पॉइंट विच इज लाइंग ऑन बोथ दिस एक्सिस एंड दैट इज दिस सेंटर। दिस सेंटर सी is lying on this axis as well as on this axis, and this is the only point
इसके अलावा और कोई पॉइंट है ही नहीं जो इस एक्सेस पर भी आता हो और इस एक्सेस पर भी आता हो। हम कहेंगे दैट्स व्हाई दिस सेंटर ऑफ मास मस्ट बी द सेंटर। यह सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। इसी बात को हम एक और तरीके से सोच सकते हैं। इस यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमिना के लिए हम सेंटर ऑफ मास एक और तरीके से हम सोच सकते हैं। हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री डायगोनली भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस डायगोनल एक्सेस, यह जो डायगोनल एक्सेस है यह भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, यह भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। हम कहेंगे कि सेंटर ऑफ मास इस एक्सेस पर भी लाई करना चाहिए। इसी तरह से हम इधर भी एक एक्सेस ड्रॉ कर सकते हैं, यह भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ मास इस एक्सेस पर भी लाई करना चाहिए। सेंटर ऑफ मास would lie on this axis as well as center of mass would lie on this axis. There is only one point common to both axes and that is this center. यह सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। हम कहते हैं किसी भी मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यदि हम एक्सेस ऑफ सिमेट्री लोकेट कर सकें तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री पर सेंटर ऑफ मास होता है। यदि हमने पॉइंट ऑफ सिमेट्री लोकेट कर लिया तो सारा काम ही खत्म हो जाता है। जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है। यदि हम स्क्वायर लेमिना के अलावा यदि हम रेक्टेंगुलर लेमिना ले तो रेक्टेंगुलर लेमिना लेकर भी सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन इसी लॉजिक के द्वारा हम कहेंगे कि द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स मस्ट बी द सेंटर ऑफ मास। हम कहते हैं इफ दिस इज अ rectangular lamina, rectangular lamina, rectangular lamina means rectangular sheet। जैसे कि आपकी नोटबुक, यह नोटबुक इज जनरली अ रेक्टेंगुलर। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? बिल्कुल साधारण सी बात है। इसके लिए एक तो यह एक्सेस ऑफ सिमेट्री कही जाएगी और दूसरी यह एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री कही जाएगी। यह भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री और यह भी एक्सेस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ मास इस एक्सेस पर भी लाई करना चाहिए और सेंटर ऑफ मास इस एक्सेस पर भी लाई करना चाहिए। यदि सेंटर ऑफ मास इन दोनों एक्सेस पर लाई करना चाहिए तो इन दोनों एक्सेस के लिए तो सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है एंड दैट इज दिस, एंड दिस कॉमन पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। या फिर हम इस तरह से कहें कि यदि यह रेक्टेंगुलर लेमिना है तो इसकी लिए यह डायगोनल और इसके लिए यह डायगोनल, इन दोनों डायगोनल पर सेंटर ऑफ मास होना चाहिए और वह सेंटर ऑफ मास इन दोनों डायगोनल के इंटरसेक्शन पर इस रेक्टेंगुलर लेमिना के बीच में इस जगह पर होगा। हम कहते हैं इस तरह के मास सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए हमें कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई इक्वेशन लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ लॉजिक से ही हम इस तरह के मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, यह एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है। अब इस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए हम सेंटर ऑफ मास कहां कहेंगे? हम कहते हैं इसके लिए तो हमें कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी देखने की आवश्यकता नहीं है। वंस अगेन इसके लिए तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या है? द सेंटर।
द सेंटर इज पॉइंट ऑफ सिमेट्री। और यदि हमें पॉइंट ऑफ सिमेट्री मिल गया तो सारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जो पॉइंट ऑफ सिमेट्री होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है, हेंस इट्स सेंटर ऑफ मास। हेंस इट्स सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास है। अब इधर एक बात और देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट दैट पॉइंट वेयर एक्चुअली नो मास इज देयर। वाकई में इस जगह पर कोई मास नहीं रखा है, मगर सेंटर ऑफ मास इधर ही है। सारा का सारा मास है कहां पर? सारा मास तो इस रिंग की पेरिफेरी में इधर है। सारा का सारा मास इस रिंग की पेरिफेरी में कहीं इधर है, इस जगह पर। क्या कोई मास इसके सेंटर पर है? नहीं। मगर यदि इस मास सिस्टम का हमसे सेंटर ऑफ मास पूछा जाए तो हम सेंटर कहेंगे। आई मीन टू से दिस इज अ केस, this is a situation where center of mass is the point where there is actually physically no mass exist। एक्चुअली इस जगह पर कोई मास नहीं है, मगर इस जगह पर सेंटर ऑफ मास है। मतलब इस पूरी रिंग को हटा के यदि इसे पॉइंट मास में कन्वर्ट करा जाए तो उस पॉइंट मास को हमें सेंटर पर रखना होगा। सेंटर पर रखे हुए उस पॉइंट मास का बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि इस रिंग का पूरा बिहेवियर। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। इन सभी केसेस में हमें इस तरह से कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अब मैं कुछ ऐसे मास सिस्टम बताऊंगा जिनके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, और फॉर्मूला अप्लाई करके ही हम सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन कर पाते हैं। जैसे फॉर अ सेमी सर्कुलर मास, if we have got semicircular wire of mass m, semicircular wire whose mass is m and radius is r, मैं वायर बनाता हूं। This is a semicircular wire, a uniform semicircular wire। यह एक यूनिफॉर्म सेमीसर्कुलर वायर है। मैं इधर ब्रैकेट में यूनिफॉर्म जरूर लिख दूं। इसका मास m है और इसका रेडियस r है, और मुझे इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है। मुझे इसका सेंटर ऑफ मास समझना है। देखिए, जब हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करना होता है, हमें मास सिस्टम डिस्क्राइब कर दिया जाता है, तो सबसे पहले हम रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस को सोच समझकर चूज कर लें। सही तरीके से यदि हम रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज करेंगे तो सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब इस जगह पर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस सबसे पहले ड्रॉ करता हूं। मैं कहता हूं इस डायमीटर के अलोंग
एक्स एक्सिस ले लेते हैं, दिस इज एक्स एक्स डैश, और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर वायर के सेंटर से पास होते हुए और इस तरह से हम y एक्सिस ले लें, इसको रेफरेंस ऑरिजिन कहते हैं। हम सबसे पहले इस तरह से कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेने का फायदा क्या हुआ? इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेने से हमें एक बात बिल्कुल साफ दिखने लगी कि y एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ y एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब यदि y एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो एक बात बिल्कुल साफ है, सेंटर ऑफ मास मस्ट lie on y axis. Hence center of mass must lie on y axis. Center of mass lie on y axis. अब यदि सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पर है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, x coordinate of center of mass is 0 and y coordinate of center of mass is finite. Center of mass इस सिस्टम का कहीं इधर होगा, कहीं इस जगह पर सेंटर ऑफ मास होएगा, जिसे हम देखकर तो नहीं बता सकते, मगर यह बात पक्का है कि y एक्सिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसलिए सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पर ही कहीं होएगा और वो कहीं बीच में कहीं इधर होगा, और उस सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 होएगा और y कोऑर्डिनेट हमें डिटरमाइन करना है, उसका हमें y कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करना है जो कि फाइनाइट है। अब हम कहते हैं जब हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री ढूंढ ली और एक कोऑर्डिनेट ऑलरेडी उससे समझ लिया, अब हमें सेंटर ऑफ मास लोकेट करने के लिए सिर्फ एक ही इक्वेशन अप्लाई करना। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करने के लिए अब हमें जो इक्वेशन अप्लाई करना है दैट इज इंटीग्रल ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। हम इस इक्वेशन को अप्लाई करके इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास डिटरमाइन करेंगे। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो कि फाइनाइट है, इसे डिटरमाइन करने के लिए हमें यह इक्वेशन अप्लाई करना। इस इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है यह काम हम अब सीखते हैं। देखिए